हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी इस प्यारे से चैनल के ऊपर। और आज से हम कर रहे हैं 11th क्लास की मिरेकल सीरीज की शुरुआत। सो टुडे इज डे 1 एंड 45 डेज के अंदर हमारा पूरा का पूरा 11th का सिलेबस जो है वो हम खत्म करने वाले हैं। डे 1 पर हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में एंड थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं, अगर आप उनको शुरुआत से लेकर आखिरी तक नहीं देख रहे हैं तो आपको इन वीडियोस को लाइक या डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके का कंटेंट पसंद नहीं करते तो आपको इस चैनल से दूर रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सच में इस कंटेंट को हेल्पफुल महसूस करते हैं तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के अंदर मेरी मदद कीजिए। तो हमारी ये जो सीरीज़ है ना, इसका टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट है आपका फियर ऑफ फिजिक्स रिमूव करना, क्योंकि यही है, मतलब जो जड़ है ना आपकी प्रॉब्लम्स की वो यही है। क्योंकि अगर आपका एक बार ये फियर ऑफ फिजिक्स खत्म हो गया ना तो फिर आप बोर्ड्स भी फोड़ दोगे, नीट का एग्जाम भी फोड़ दोगे, IIT JEE का एग्जाम भी फोड़ दोगे। मतलब आपको किस एग्जाम के लिए यूज़ करना है ना इस सीरीज़ को, ये आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है आपका फिजिक्स का डर खत्म करना और आपका 45 डेज के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवाना ऑफ क्लास 11th। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। तो टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टेम्परेचर और हीट दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इसको लेके कन्फ्यूज़न रहता है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करना ज़रूरी है। तो ध्यान रखना बच्चों, हीट जो है ना, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और भी ज़्यादा टेक्निकली बोलूँ तो इट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब हमेशा ट्रांसफ़र होती हुई जो एनर्जी है ना वही हीट कहलाएगी। किस किस के बीच में ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का? विच फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी हैविंग हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी हैविंग लोअर टेम्परेचर। एक गर्म वस्तु से एक ठंडी वस्तु की तरफ बहने वाली जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। जब एक गर्म और ठंडी चीज़ को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हो। जबकि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द रिलेटिव सेंस ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तुमने बोल दिया ना, अ बॉडी हैविंग हायर टेम्परेचर, वो तुम्हें गर्म महसूस होती है। अ बॉडी हैविंग लोअर टेम्परेचर, वो तुम्हें ठंडी महसूस होती है। तो किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने की जो रिलेटिव डिग्री है, कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसको जिस फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में मेजर किया जाता है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है ना। तो अ बॉडी हैविंग लोअर टेम्परेचर विल बी कोल्डर देन अ बॉडी हैविंग हायर टेम्परेचर, ये भी हम सबको पता है। तो ये कन्फ्यूजन दूर होना ज़रूरी है, तब जाके हम लोग टेम्परेचर के बारे में ढंग से बात कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अब हमारा सवाल उठता है कि भाई साहब टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जाएगा, है ना। हाउ टू मेज़र टेम्परेचर। तो हमारे जो टच वाली सेंस है उसके ऊपर तो रिलाई नहीं किया जा सकता। हम जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें पता पड़ जाता है कि वो रिलेटिवली गर्म है या ठंडी है, बट हम एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एक नंबर असाइन नहीं कर सकते हमारे टच वाले सेंस के ऊपर बेस्ड, क्योंकि सबका अलग अलग तरीके से वर्क करता है। ठीक है ना। किसी को कोई चीज़ गर्म महसूस होती है और सिमिलर चीज़ किसी दूसरे आदमी को हो सकता है उतनी गर्म महसूस ना हो, है ना। तो अलग अलग एक्सपोजर है सबका, सबको अलग अलग तरीके से जो टेम्परेचर का सेंस है सबका अलग अलग तरीके से वर्क करता है। तो हमें किसी और चीज़ पर रिलाई करना है जो कि यूनिवर्सल हो, है ना। तो हम इनडायरेक्ट तरीके से मेजर करते हैं टेम्परेचर को। उसके कुछ स्टेप्स हैं, तो ध्यान रखना क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले वी चूज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच चेंजेस लीनियरली विथ द टेम्परेचर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे, तो हम देखते हैं कि यार टेम्परेचर के साथ साथ कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज होती है। तो हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को तलाशते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ साथ लीनियरली चेंज होती हो। लीनियरली चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा के डबल कर दोगे तो जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो भी बढ़ के कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। टेम्परेचर को ट्रिपल कर दोगे तो जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो भी बढ़ के ट्रिपल हो जाएगी। इसको अपन कहते हैं लीनियरली चेंज होना। तो नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेम्परेचर के साथ में लीनियरली चेंज होती है।
जैसे तुमने थर्मोमीटर देखा होगा, उस थर्मोमीटर के अंदर मरकरी या फिर एल्कोहल भरा हुआ होता है, और उसका जो वॉल्यूम है, या फिर और भी सिंपल टर्म्स के अंदर बात करो तो उसका जो कॉलम है उसकी हाइट जो है वो लीनियरली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस मरकरी कॉलम या एल्कोहल कॉलम की जो हाइट है इन दैट थर्मोमीटर ट्यूब वो आपको लीनियरली वेरी करते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले सकते हो, है ना। प्लेटिनम का बना हुआ जो वायर है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज होता है, तो उसको भी आप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए चूज कर सकते हो। फंडा ये है कि हमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चूज करनी होती है जो कि टेम्परेचर के साथ में लीनियरली वेरी करती हो। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट टू फिक्स्ड पॉइंट्स। अब हम यहां पे लीनियर वेरिएशन की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 रेफरेंसेस की जरूरत होती है। अगर 2 पॉइंट्स दे दिए जाए तो फिर पक्का उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे तुम्हें एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहां पर भी हमें 2 रेफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमने चूज किया है ना, हम उसकी वैल्यू 2 फिक्स्ड पॉइंट्स के ऊपर फाइंड आउट कर लेते हैं, और 2 फिक्स्ड पॉइंट्स ऐसे जो कि आसानी से रिप्रोड्यूस किए जा सके। ठीक है, तो इनमें से एक को बोला जाता है अपर फिक्स्ड पॉइंट और एक को बोला जाता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और नॉर्मली अपर फिक्स्ड पॉइंट किसको चूज किया जाता है? उस टेम्परेचर को जो कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर आप डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर बात करोगे तो इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसको अपन लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर फ्रीज हो जाता है हम उस टेम्परेचर को चूज कर लेते हैं। अगर आप डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर करोगे तो उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोलते हैं। तो हम कोई भी 2 फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर हमने जिस फिजिकल क्वांटिटी को चूज किया है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे थर्मोमीटर का एग्जांपल लें तो हम लोग मार्क लगा लेंगे। हम लोग पहले उस थर्मोमीटर को बर्फ के कांटेक्ट में लेके आएंगे, फिर मार्क लगा लेंगे कि हमारा मरकरी कॉलम जो है वो कहाँ तक भरा हुआ है। फिर हम उसको उबलते हुए पानी के कांटेक्ट में लेके आएंगे और उसका भी मार्क लगा लेंगे कि हमारा जो मरकरी कॉलम है उसका हाइट कहाँ तक जा रहा है। और एक को हम नंबर असाइन कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस, एक को हम असाइन कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, और बीच में फिर उनको इक्वल सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आपका थर्मोमीटर बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को अपन फॉलो करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो टेम्परेचर के साथ साथ लीनियरली वेरी कर रही है, तो हम इस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं टू डिफाइन एनी टेम्परेचर। मान लो तुम ठंडे बर्फ के साथ कांटेक्ट में लेके आते हो थर्मोमीटर को, तो तुमने मर्क्यूरी कॉलम को मार्क कर लिया, उसको तुमने 0 डिग्री सेल्सियस नाम दे दिया। गर्म पानी के कांटेक्ट में लेके आते हो, तुमने उसको मार्क कर लिया, तुमने उसको नाम दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अब तुम जिस वस्तु का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो तुम उसके कांटेक्ट में लेके आओ थर्मोमीटर को, और देखो तुम्हारे थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी भरा हुआ है वो किस हाइट तक जा रहा है, और उस हाइट को नोटिस कर लो। तुम आसानी से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकाल सकते हो यूजिंग दिस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? T इज इक्वल टू PT माइनस P0 डिवाइडेड बाय P100 माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहां पे PT क्या है? यहां पे PT उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर को तुम फाइंड आउट करना चाहते हो ना, उस टेम्परेचर पर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है। यानी कि जिस वस्तु का तुम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो उसके कांटेक्ट में जब तुम थर्मोमीटर को लेके जाओगे तो तुम देखोगे कि मर्क्यूरी कॉलम की हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी PT। P0 का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस तक मर्क्यूरी कॉलम की हाइट कितनी थी, और P100 का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पर मर्क्यूरी कॉलम की हाइट कितनी थी। ये तीनों चीजें तुम्हें पता है, और इनका यूज करके और इस फॉर्मूला को यूज करके तुम वो टेम्परेचर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल जिसकी मदद से हम लोग एक थर्मोमीटर या टेम्परेचर को डिजाइन करने का मेथड जो है वो डेवलप करते हैं। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आगे की कहानी आप लोगों के लिए बिल्कुल साफ होने वाली है। देखो कैसे। हम अगर मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर बेस्ड थर्मोमीटर की बात करते हैं तो यहां पर जो लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है
या हाइट ऑफ मर्करी कॉलम है, या यूं कह लो वॉल्यूम ऑफ मर्करी फिल्ड इन दैट ट्यूब जो है, इट डिपेंड्स लीनियरली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका कोई भी जनरल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, LT माइनस L0 डिवाइडेड बाय L100 माइनस L0 टाइम्स 100 डिग्री सेल्सियस। अभी हम डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर बात कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि हम अलग अलग स्केल्स भी डिजाइन कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए थर्मोमीटर डिजाइन करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम प्लेटिनम रेजिस्टेंस वायर को यूज करते हैं तो उसके ऊपर बेस्ड थर्मोमीटर भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर है, इट डिपेंड्स लीनियरली ऑन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो जनरल टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R100 माइनस R0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा न्यूमेरिकल, तो उसके अंदर तुम्हें ये सारी क्वांटिटी दी जाएगी। तुम्हें बताया जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम रेजिस्टेंस का वायर कितना है, तुम्हें बताया जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम रेजिस्टेंस का वायर कितना है, और तुम्हें बता जाएगा कि जिस टेम्परेचर को तुम फाइंड आउट करना चाहते हो उस टेम्परेचर पर प्लेटिनम रेजिस्टेंस का, प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस कितना है। तो तुम्हें RT, R0, R100 दे दिया जाएगा और इनको यूज करके तुम आसानी से टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे नोट करना कि हम लोग जनरल प्रोटोकॉल अगर फॉलो करें तो 0 और 100 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट। तुम चाहो तो किसी अदर टेम्परेचर को भी चूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें और कोई टेम्परेचर भी दिया जा सकता है। तुम्हें दिया जा सकता है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, 75 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, और जिस टेम्परेचर को तुम फाइंड आउट करना चाहते हो उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है। तो तुम इन दोनों रेफरेंसेस को भी यूज कर सकते हो, RT माइनस लोअर रेफरेंस डिवाइडेड बाय हायर रेफरेंस माइनस लोअर रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तुम इसको भी यूज कर सकते हो। तो इन जनरल आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तब मैं इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा और भी ज्यादा डिटेल के अंदर। चलो नेक्स्ट देखो, हम आइडियल गैस थर्मोमीटर भी यूज कर सकते हैं। एक आइडियल गैस के लिए तुम दो अलग अलग तरीके से थर्मोमीटर बना सकते हो। अगर तुम आइडियल गैस को एक कंटेनर के अंदर भरोगे जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है, तो उस गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के साथ में लीनियरली वेरी करता है। और अगर तुम उसको एक ऐसे कंटेनर के अंदर भरते हो कि उसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर इस केस में वॉल्यूम जो होगा वो आपके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दो अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो फिर हमारा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। फॉर्मूला एप्लीकेबल होने का मतलब समझ रहे हो ना, कि हमें बता दिया जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइडियल गैस का प्रेशर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आइडियल गैस का प्रेशर कितना है, और जिस टेम्परेचर को तुम फाइंड आउट करना चाहते हो उस टेम्परेचर पर आइडियल गैस का प्रेशर कितना है। तुम इन तीनों को यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके आसानी से उस टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो बड़े आसान से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इन सब सिनेरियोज के ऊपर। आपको इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारे डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। तो नॉर्मली तो जो हम स्केल यूज़ करते हैं, या पिछले जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर जो मैंने टेम्परेचर स्केल यूज़ किया है दैट इज़ कॉल्ड सेल्सियस स्केल। बट इसके अलावा भी अदर स्केल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आप टेम्परेचर को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे फ़ारेनहाइट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे आपने केल्विन स्केल का नाम सुना होगा, है ना। तो और भी बहुत सारे हैं, बट हमें कम से कम इन तीनों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग एक टेम्परेचर स्केल बनाते कैसे हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सो टू डिफाइन अ टेम्परेचर स्केल, पहला काम जो हम करते हैं, वी असाइन अ नंबर टू लोअर फिक्स पॉइंट। जैसे हमने सेल्सियस स्केल जब बनाया था तो लोअर फिक्स पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस टेम्परेचर को हमने जो नंबर असाइन किया था वो था 0, तो हम इसको कहने लग गए 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट है, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इस टेम्परेचर को जो नंबर असाइन किया जाता है वो किया जाता है 32। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर बात करते हो तो आप कहोगे कि यार वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बट अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर बात करोगे तो आप कहोगे कि यार फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है।
नंबर अलग अलग असाइन किया है, ठीक है ना। ऐसे ही वी असाइन अ नंबर टू अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट को भी हम एक नंबर असाइन करते हैं। सेल्सियस स्केल के अंदर जो अपर फिक्स पॉइंट है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इस टेम्परेचर को कहा जाता है 100। और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो अपर फिक्स पॉइंट है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर है, इसको कहा जाता है 212, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके बीच के गैप को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी अलग अलग स्केल्स के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे हम लोग जब सेल्सियस स्केल लेते हैं, सो वी डिवाइड स्पेस बिटवीन लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट इन फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। जैसे सेल्सियस स्केल के अंदर 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, 0 और 100 के बीच के गैप को। और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 180 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है 32 और 212 के बीच के गैप को। और हमें फिर ये ध्यान रखना है कि हम केवल और केवल टेम्परेचर स्केल बना रहे हैं यहाँ पर, बट अभी भी जो टेम्परेचर के साथ साथ क्वांटिटी चेंज हो रही है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हमने चूज किया था ऑलरेडी थर्मोमीटर बनाते टाइम पे। तो वो तो टेम्परेचर के साथ में लीनियरली वेरी करेगी ना। आप नंबर कुछ भी असाइन कर दो तो आप अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स बना सकते हो, बट सभी टेम्परेचर स्केल्स के लिए ये जो पर्टिकुलर रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कौन सा रेशियो? तुम कोई भी टेम्परेचर उठा लो, उसमें से लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस कर दो और अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट का जो डिफरेंस है ना, उसको तुम इससे डिवाइड कर दो। तो ये जो रेशियो तुम्हें मिलेगा, तुम किसी भी टेम्परेचर स्केल की बात कर लो, हमेशा तुम्हें कांस्टेंट मिलेगा। जैसे अगर आप डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करते हो तो TC -0 डिवाइडेड बाय 100 - 0 ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हो तो TF -32 डिवाइडेड बाय 212 - 32। और अगर आप केल्विन स्केल की बात करते हो तो TK, केल्विन स्केल में लोअर पॉइंट होता है 273 और अपर पॉइंट होता है 373, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये हमेशा अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स के लिए भी इक्वल होगा। इसको थोड़ा और ढंग से लिखना चाहो तो इसको TC डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो, इसको TF -32 डिवाइडेड बाय 180 लिख सकते हो, इसको TK -273 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो। अब ये तुम्हारे कब काम में आएगा? जब तुम्हें एक स्केल के अंदर टेम्परेचर दे रखा हो और दूसरे स्केल के अंदर तुम्हें उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो। टेम्परेचर सेम है बट स्केल चेंज करना है आपको, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर दे रखा हो और आपको सेल्सियस स्केल के अंदर निकालना हो तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये यहीं से आया है फॉर्मूला, ठीक है ना। और अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखा है और तुम्हें केल्विन के अंदर फाइंड आउट करना है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सिंपली याद रखना कि अगर हमें केल्विन के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ होता है तो हम 273 माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो हमें 273 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है तो पूछा जाए बताओ डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 273 में से 273 माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस। हमें कहा जाए 300 केल्विन तो हम 300 में से 273 माइनस कर देंगे 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम केल्विन स्केल में अगर टेम्परेचर दे रखा है तो उसको डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली उल्टा काम भी कर सकते हो, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो 273 ऐड कर दो, ठीक है। तो जब तुम 273 ऐड करोगे तो तुम्हें टेम्परेचर केल्विन स्केल के अंदर मिल जाएगा। तुम्हें अगर मान लो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर दे रखा है और तुम्हें डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और अगर तुम्हें मान लो डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर दे रखा है और फ़ारेनहाइट के अंदर यूज करना है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये रिलेशंस अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है, ये फंडा ध्यान रखना है, दैट फंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो हमारा जो ये केल्विन स्केल है ना, इसको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी बोला जाता है। इसकी हिस्ट्री क्या है थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मली हम लोग अगर मान लो किसी अदर प्रॉपर्टी को चूज करते हैं, जैसे हमने मरकरी कॉलम की हाइट को चूज कर लिया, जैसे हमने रेजिस्टेंस को चूज कर लिया, तो हम देखते हैं कि जो दो रेफरेंस पॉइंट्स हमने लिए हैं उन पे तो सारे के सारे थर्मोमीटर्स एग्री करते हैं, क्योंकि हमने फोर्सिबली एग्री करवाया है, हमने डिफाइन इन दोनों पॉइंट्स के रेफरेंस में करा है। बट अगर अदर किसी टेम्परेचर की तुम बात करोगे ना तो वो टेम्परेचर अलग अलग सब्सटेंस को यूज करने पर तुम्हें अलग अलग मिलेगा, स्लाइटली डिफरेंस मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यार हम कह तो रहे हैं
कि सब्सटेंस की दैट फिजिकल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बट नेचर के अंदर एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा कुछ भी है नहीं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए ना, तो आपके पास में गैसेज हैं, खासकर आइडियल गैसेज जो हैं। तो आइडियल गैसेज जो हैं उनके ऊपर बेस्ड जो थर्मोमीटर हैं वो तुम्हें एक परफेक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर दे सकते हैं, जो कि सभी केसेस के अंदर आपस में एक दूसरे से एग्री करे। तो क्या करो, तुम सपोज करो एक गैस ले लो, मान लो तुमने गैस ए ले ली, और तुम क्या करते जाओ, उसके प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करते जाओ फॉर ईच टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है। तो तुम देखोगे प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ होगा वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो अगर आप मान लो टेम्परेचर घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, तो एक टेम्परेचर ऐसा मिलेगा जिसपे तुम्हारा प्रेशर 0 हो जाएगा। वो टेम्परेचर तुमने देखा किसके बराबर आता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑलमोस्ट -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। फिर क्या करते हो, तुम दूसरी गैस लेते हो, है ना, तुम उसका भी टेम्परेचर डिक्रीज करते चले जाते हो, डिक्रीज करते चले जाते हो, देखते हो उसके लिए भी जो प्रेशर की वैल्यू 0 है वो एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर के ऊपर है, यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तुम तीसरी गैस लेते हो, उसके लिए भी सेम काम करते हो, उसके लिए भी तुम नोटिस करते हो कि यार प्रेशर की वैल्यू 0 एग्जैक्टली किस टेम्परेचर के ऊपर है, -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तुम्हें यहां से पता चल गया कि यार हमारा ये जो 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि सभी गैसेस के लिए सेम है। सभी गैसेस का प्रेशर जो है वो इस टेम्परेचर के ऊपर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब हमें दो अलग अलग रेफरेंसेस की जरूरत नहीं है, हमें सिंगल रेफरेंस से ही काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि हमें कंफर्म पता पड़ गया कि इस टेम्परेचर पर, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर पक्का कोई सी भी गैस अगर तुम लोगे उसका प्रेशर तुम्हें 0 मिलेगा। तो इसको कहा जाने लगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और इसके लिए नया स्केल बनाया जाने लगा। सेल्सियस स्केल के अंदर तो इसकी वैल्यू -273 है, बट जो तुमने नया स्केल बनाया उसमें शुरुआत ही तुमने उस स्केल की इस पॉइंट से करी, 0 नाम दिया इस पॉइंट को। तो केल्विन स्केल जो होता है ना, उसका जो 0 पॉइंट होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर होता है, वहीं से वो रिलेशन आया था, ठीक है ना। तो इसलिए केल्विन स्केल जो है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा यूनिट जो है ना टेम्परेचर की, वो भी आपकी केल्विन ही है। एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है ना, उसकी जो यूनिट है वो आपकी केल्विन ही है, ठीक है। तो फंडा हमारा बिल्कुल क्लियर है कि टेम्परेचर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर बेस्ड ऑन मर्करी कॉलम और प्लेटिनम रेजिस्टेंस एग्री एट लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट, बट एट अदर टेम्परेचर दे गिव डिफरेंट रीडिंग्स। प्रॉब्लम मैंने बता दी ऐसा क्यों होता है। सो इफ वी डिफाइन टेम्परेचर एज फॉलोइंग यूजिंग आइडियल गैसेस, कि हम लोग क्या करें, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वाटर की 3 स्टेट्स होती है, आइस, वाटर एंड वेपर। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पर आपको ये तीनों स्टेट्स आपस में इक्विलिब्रियम के अंदर दिखाई देती है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट में दोनों चीजें मेंशन करनी होती है, हमें प्रेशर भी मेंशन करना होता है और टेम्परेचर भी मेंशन करना होता है, इनफैक्ट वॉल्यूम भी मेंशन करना होता है, ठीक है ना। तो हम जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उस पर प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, और इन जनरल किसी भी प्रेशर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों के रेशियो को अपन 273.15 या 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें इन जनरल एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता पड़ जाता है कि मतलब उस पर्टिकुलर प्रेशर पर टेम्परेचर कितना होगा। अब ये रिलेशन आया कहाँ से, ये आया है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो P1 को तुमने कह दिया PTR, और T1 जो है ट्रिपल पॉइंट जो है उस पे टेम्परेचर होता है 273.15 या 16 डिग्री सेल्सियस। तो आपने इस रिलेशनशिप को यूज कर लिया। ऐसे ही आप वॉल्यूम की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। सो वी हैव एन एब्सोल्यूट स्केल विच इज ऑल्सो कॉल्ड केल्विन स्केल। यहाँ पर PTR एंड VTR इज नथिंग बट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एट ट्रिपल पॉइंट, और ट्रिपल पॉइंट पर वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो हम यहाँ पे यूज करें, दैट इज 273.16 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। तो ये पूरी की पूरी कहानी हमने बयां कर दी टेम्परेचर को मेजर करने की। हमने बता दिया कि थर्मोमीटर्स कैसे बनाए जाते हैं, हमने बता दिया कि उन थर्मोमीटर्स के ऊपर जो आंकड़े लिखे हुए होते हैं, जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जो स्केल बनाया हुआ होता है, वो कैसे बनाया जाता है।
अब इससे बाहर क्या पूछा जा सकता है तुम्हें? कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इन क्वेश्चंस की मदद से हम जानते हैं कि हमारी जो टेम्परेचर की मेजरमेंट एंड टेम्परेचर स्केल्स से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी स्ट्रांग है। चलो ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल गिव सेम रीडिंग। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या था? हमारा जो फ़ारेनहाइट स्केल था वो था 9 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स TC प्लस 32। ठीक है, यही था। एक बार वापस से देख लेते हैं रिलेशनशिप, प्लस 32, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें कहा गया है कि एक टेम्परेचर ऐसा है जिसपे TC भी x है और TF भी x है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो आप लिख दो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स x प्लस 32, और अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका -32 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स x माइनस x, दैट इज 4x डिवाइडेड बाय 5। 4 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -40। तो -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 फ़ारेनहाइट, ये सेम टेम्परेचर को बयां करते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर करोगे तो भी आपको -40 मार्क मिलेगा, और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर मेजर करोगे तो भी आपको -40 मार्क मिलेगा। तो ऑप्शन ध्यान से लगाना, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है -40 फ़ारेनहाइट, करेक्ट है। ऑप्शन बी दे रखा है -40 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है, दोनों की वैल्यू सेम है। और ऑप्शन सी दे रखा है 233 केल्विन। तो मैंने आपको बताया था कि केल्विन स्केल को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 233 केल्विन के अंदर जो टेम्परेचर दे रखा है उसमें से 273 को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, -40 आ जाएगा, है ना, -40 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये भी सेम टेम्परेचर है। तो हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। इसका मतलब हमें एग्जाम के अंदर ऑप्शन डी टिक करके आना है ना। क्वेश्चन तो आसान था बट मैंने ऑप्शंस के थ्रू इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है और ट्राई किया है कि आपको सारी ही चीज़ें एक ही क्वेश्चन के अंदर बता दी जाए। ठीक है ना, ऐसा मैं करता रहता हूँ, पता नहीं क्यों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हमसे कहा गया है आइस पॉइंट इज असाइंड -20 एंड स्टीम पॉइंट इज असाइंड 180 इन अ टेम्परेचर स्केल। तो हमने एक नया टेम्परेचर स्केल डिफाइन किया है जिसपे लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू हमें दे रखी है। एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल दिस न्यू स्केल विल रीड 5। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो रेशियो होगा TC -0 डिवाइडेड बाय 100 -0, और अभी हमारा जो टेम्परेचर स्केल है नया उसको मैं लिख देता हूँ T न्यू, है ना, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है आपका -20, अपर फिक्स पॉइंट कितना है 180, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है -20। तो ये हमारा सेम रहना चाहिए। अब हमें TC सेल्सियस स्केल के अंदर टेम्परेचर दे रखा है 5, ठीक है ना। एट व्हाट, सॉरी, हमें TN दे रखा है 5। हमें बता रखा है कि नए स्केल पे हम जो रीड कर रहे हैं टेम्परेचर वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बताओ डिग्री सेल्सियस के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें TN दे रखा है 5, हमें TC फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा TC डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस होकर 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 + 20, तो 180 + 20 करोगे तो 200। इससे 2 टाइम्स चला गया, 25 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 12.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस इज रेज्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, है ना। व्हाट इज दिस चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो देखो वैसे तो हम लिखते हैं कि TC डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू TF -32 डिवाइडेड बाय 180। ये तो हम एग्जैक्ट टेम्परेचर की वैल्यू की टर्म्स में बात कर रहे हैं। अगर आप चेंज इन टेम्परेचर की फॉर्म में लिखोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो डेल्टा TC डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइडेड बाय 180। ये तुम खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तुम TC1 TC2 लो और TF1 TF2 वैल्यूज लो,
आपस में रिलेट करो, दोनों को माइनस करो तो तुम्हें फाइनली यही वाला रिलेशन मिलेगा। अब इसको तुम एज अ फैक्ट डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि जो डेल्टा टीसी है, मतलब सेल्सियस स्केल के अंदर जो चेंज इन टेम्परेचर है 30 से लेके 90, तो कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और तुम्हें बताना है कि फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, तो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई 180। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 चला गया, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 6 × 8 48 पावर 4, तो ये आ जाएगा 108 फ़ारेनहाइट। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक की बात आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के दूसरे टॉपिक के ऊपर। देखो यार, थर्मल एक्सपेंशन के अगर बेसिक फंडे के बारे में बात करी जाए ना, तो इसको समझना बेहद आसान है। सॉलिड्स की बात करते हैं। सॉलिड्स के अंदर आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी दो मॉलिक्यूल अगर आप उठाओगे तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है और उसकी वजह से वो एक दूसरे के पास पास बने रहते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, हीट की फॉर्म में एनर्जी देते हो, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है ये वीक होता चला जाता है, यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो आपको एक्सपेंड होता हुआ नजर आता है, जो भी उसकी डायमेंशंस होंगी। जैसे मान लो अगर आपका कोई लीनियर सॉलिड है, जैसे रॉड हो गई, जैसे वायर हो गया, तो उसकी लेंथ आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। अगर आपका सपोज करो सॉलिड जो है वो प्लेन बॉडी है, जैसे एक शीट हो गई, तो उसका आपको एरिया इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और इन जनरल अगर आपका सॉलिड 3 डायमेंशनल फॉर्म में है, जो कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स होते हैं, तो उनका वॉल्यूम आपको एक्सपेंड होते हुए नजर आता है। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, ये लीनियर होता है। मतलब बेहद आसान रूल्स के द्वारा आप ये पता लगा सकते हो कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड का वॉल्यूम अगर आपको फिलहाल दिया हुआ है तो कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाना चाहिए, या उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो जानी चाहिए, या उसका एरिया कितना इंक्रीज होता चला जाना चाहिए। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो रिलेशन है दोनों के बीच का वो लीनियर है। मतलब बेहद सिंपल फॉर्मूलाज के द्वारा उसको गवर्न किया जा सकता है। तो अपन इसी लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। मतलब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर हमारा सॉलिड लीनियर स्ट्रक्चर है, मतलब वायर है या रॉड है, तो उसकी लेंथ किस तरीके से एक्सपेंड होगी। सो इफ अ रॉड हैविंग लेंथ Li, इनिशियल जो लेंथ है वो आपको दे दी गई है, एट टेम्परेचर Ti, इनिशियल टेम्परेचर आपको दे दिया गया कि इस टेम्परेचर पर लेंथ इतनी है। सो इट्स लेंथ एट टेम्परेचर Tf where Tf is greater than Ti will be। तो हमें पता पड़ गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हमारी लेंथ भी बढ़ जाएगी, बट एग्जैक्टली कितनी होगी लेंथ हमारे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो हमने बढ़ाने के बाद में हासिल किया है। तो जो फॉर्मूला है वो बड़ा आसान है कि हमारी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी Li मल्टीप्लाइड बाय 1 + अल्फा टाइम्स Tf माइनस Ti। तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी जो फाइनल लेंथ है। पहली चीज़ तो हमारी शुरुआती लेंथ कितनी थी उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी चीज़ कि हमने टेम्परेचर को कितना बढ़ाया है। अगर कम अमाउंट से बढ़ाया है टेम्परेचर को तो लेंथ भी कम अमाउंट से इंक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा अमाउंट से बढ़ाएंगे तो लेंथ भी ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो अल्फा है ना, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं LF माइनस Li डिवाइडेड बाय Li टाइम Tf माइनस Ti, या यूं कह लो डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ टाइम्स डेल्टा T। दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। इट इज बेसिकली अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन मटेरियल एंड इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी जो SI यूनिट होगी, देखो लेंथ से लेंथ तो चला गया तो केवल और केवल टेम्परेचर बचा, वो भी डिनोमिनेटर के अंदर, तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो हो जाएगी आपकी केल्विन इनवर्स। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जिस मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब वो टेम्परेचर को बढ़ाने पर तेजी से एक्सपेंड हो रहा है,
जिस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब वो टेम्परेचर को बढ़ाने पर बड़े धीमी रफ्तार से एक्सपेंड हो रहा है। सेम टेम्परेचर को बढ़ाने पर जिसका अल्फा ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा इन कंपैरिजन विद जिसका अल्फा कम है। ये भी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कंपोजिट रॉड के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर आप एक कंपोजिट रॉड लोगे जिसको आपने दो अलग अलग मटेरियल को फ्यूज करके बनाया है, तो उनका ओवरऑल जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो आपने एक रॉड बनाई है जिसकी L1 लेंथ एक ऐसे मटेरियल की बनी हुई है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट α1 है, और जिसकी L2 लेंथ एक ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट α2 है। तो आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो फंडा बेहद आसान है कि हमारा जो अल्फा इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा L मतलब जो टोटल लेंथ के अंदर चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब डेल्टा L को आप चाहो तो लिख सकते हो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। भाई टोटल लेंथ के अंदर जो चेंज हुआ है वो कैसे हुआ है, आपकी L1 लेंथ कुछ चेंज हो गई होगी और आपकी L2 लेंथ कुछ एक्सपेंड होकर चेंज हो गई होगी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी आपकी L1 प्लस L2 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। नाउ व्हाट इज डेल्टा L1? इट इज नथिंग बट L1 टाइम्स α1 टाइम्स डेल्टा T, है ना। एंड व्हाट इज डेल्टा L2? तो ये हो जाएगा L2 टाइम्स α2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। इन दोनों की वैल्यूज आप उठा के यहाँ पर रखोगे तो आपको अल्फा इक्विवेलेंट पता पड़ जाएगा कितना होगा। तो डेल्टा T तो कॉमन आ गया, अंदर बचा L1 α1 प्लस L2 α2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 टाइम्स डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली एक प्यारा सा फॉर्मूला आ जाएगा L1 α1 L2 α2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। ये आपका अल्फा इक्विवेलेंट आ जाएगा। कुछ ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है ना उससे मैच कर रहा है। M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, कुछ वैसा ही फॉर्मूला है हमारा। तो अब इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। अब ये जो लीनियर एक्सपेंशन है ना, इसको अलग अलग सिनेरियोज के साथ में भी कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे इसको पेंडुलम के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। आपको पता है कि फॉर अ सिंपल पेंडुलम जो टाइम पीरियड है इट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। तो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि अगर आप सिंपल पेंडुलम का टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, और उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी तो उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। और अगर उसका टाइम पीरियड चेंज हो गया तो उसके ऊपर बेस्ड जो क्लॉक है वो या तो स्लो हो जाएगी या फिर फास्ट हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है या फिर कम किया है। तो हम फ्रैक्शनल चेंज की अगर बात करें कि टाइम पीरियड के अंदर फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, तो ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमारा टेम्परेचर के अंदर जो इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही नॉमिनल चेंज है। तो हमें पता है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो लेंथ की पावर हाफ रूट ऑफ L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड के अंदर फ्रैक्शनल चेंज होगा डेल्टा T अपॉन T होगा, वो हम एरर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जिसमें पावर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा T अपॉन T इज नथिंग बट हाफ ऑफ डेल्टा L अपॉन L। नाउ व्हाट इज डेल्टा L? इट इज नथिंग बट L मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड को T लिखा है ना, तो टेम्परेचर को मैंने थीटा लिखा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय L टाइम्स 2। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो यह आ जाएगा हाफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। अब इसको आप डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला की तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक मोटी मोटी बात तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा,
और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ध्यान से समझना इसको, टेम्परेचर को जब बढ़ाया जा रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि पहले जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को पेंडुलम 1 घंटा बता रहा था, अब क्या करेगा वो सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम को वो क्या बताएगा, कम बताएगा, क्योंकि उसका खुद का टाइम पीरियड क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। इसको आप यूं भी समझ सकते हो कि पहले उसका टाइम पीरियड सपोज करो 1 आवर था, है ना, और अब उसका टाइम पीरियड इंक्रीज होकर 1.5 आवर्स हो गया। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो 1.5 घंटे को 1 घंटा बता रहा है। अगर उसका टेम्परेचर आप चेंज कर दोगे, बढ़ा दोगे टेम्परेचर, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये है कि पहले वो 1 घंटे को 1 घंटा बता रहा था, अब वो 1.5 घंटे को 1 घंटा बता रहा है, जो उसके ऊपर बेस्ड क्लॉक है। यानी कि वो जो क्लॉक है वो आपकी क्या हो गई, स्लो हो गई, वो ज़्यादा टाइम को कम बता रही है, ठीक है ना। तो क्लॉक बिकम्स स्लो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, या क्लॉक लूजेस टाइम भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। ऐसे ही व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, जब टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड घट जाएगा। तो पहले सपोज करो आपका पेंडुलम 1 घंटे को 1 घंटा बता रहा है, अब वो क्या करने लगेगा, 1 घंटे को 45 मिनट्स बताने लग जाएगा, है ना, या यूं कह लो कि 45 मिनट्स के अंदर ही वो बताने लग जाएगा कि आपका 1 घंटा हो चुका है। तो टाइम से ज़्यादा तेज चलने लग गया आपका पेंडुलम। इसका मतलब आपकी क्लॉक जो है इट विल बिकम फास्ट व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना बच्चों, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफाई किया है कि आप इसको समझने की कोशिश करना और एटलीस्ट ध्यान रखना कि क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको भी लीनियर एक्सपेंशन से रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप किसी भी रॉड के बारे में बात करते हो या कोई भी पर्टिकुलर शेप की डिस्क ले लो आप, रिंग ले लो आप, ठीक है ना, या फिर सपोज करो स्फीयर ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी रिलेट किया जा सकता है लीनियर एक्सपेंशन को। कैसे रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लेंथ के स्क्वायर के कह लो रॉड के केस में, या रेडियस के स्क्वायर के कह लो बाकी अदर जो बॉडीज हैं उनके केस में, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी, रेडियस चेंज हो जाएगी, और अगर लेंथ चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर फ्रैक्शनल चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल अपॉन एल इज नथिंग बट एल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो कि डेल्टा आई अपॉन आई इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। तो ऐसे रिलेट किया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रेस और स्ट्रेन से भी रिलेट किया जा सकता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का बेसिकली फंडा क्या था कि जब भी आप डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हो तो एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से फिर स्ट्रेस डेवलप होता है उस बॉडी के अंदर, दैट इज नथिंग बट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। ऐसा कब होता है, जब आप बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो। अब बॉडी को डिफॉर्म किया है, ये कैसे पता लगेगा तुम्हें, ये पता लगेगा कि बॉडी की कुछ ना कुछ नेचुरल शेप होगी, तुमने उसको बदल दिया होगा, तब जाके तुम कहोगे कि हमने बॉडी को डिफॉर्म कर दिया। अब जो बॉडी की नेचुरल शेप है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ध्यान रखना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है कि व्हेन अ रॉड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, एक रॉड है जिसको तुमने दोनों एंड्स पर फिक्स कर दिया, ठीक है, इज हीटेड। तो अभी जब फिक्स किया था तब तो उसकी नेचुरल लेंथ एग्जैक्टली कितनी थी, जितनी दोनों फिक्स्ड एंड के बीच का गैप है। अब तुमने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो उसकी नेचुरल लेंथ है वो बढ़ जानी चाहिए, लेकिन तुमने तो उसको दोनों एंड्स पर फिक्स कर रखा है। इसका मतलब रॉड की जो नेचुरल लेंथ होनी चाहिए थी उससे कम लेंथ पर तुमने मजबूर कर रखा है उस रॉड को बने रहने के लिए। आया समझ में, तुमने डिफॉर्म कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी नेचुरल लेंथ बढ़ जानी चाहिए थी, बट तुमने उसको दोनों एंड्स पर फिक्स कर रखा है, यानी कि तुमने उसको डिफॉर्म कर रखा है। वो चाहती है बढ़ना बट तुमने उसको बढ़ने नहीं दिया, डिफॉर्म कर रखा है तुमने। इस वजह से
और सेम चीज कब होगी, जब उसको तुम ठंडा करोगे, ठंडा करने पर उसकी नेचुरल लेंथ कम हो जाएगी। अब तुम उसको कम होने नहीं दे रहे, तुमने तो दोनों एंड्स पर उसको फिक्स कर रखा है, तो उस कंडीशन में भी आपका स्ट्रेस डेवलप होगा। सो व्हेन अ रॉड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज हीटेड और कूल्ड डाउन, अ स्ट्रेस विच माइट बी कंप्रेसिव और टेंसाइल, ऐसा हो सकता है कि तुमने रॉड को कंप्रेस कर रखा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ऐसा हो सकता है तुमने रॉड को स्ट्रेच कर रखा है टेम्परेचर कम करने पर, डेवलप्स इन इट विच इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये केवल और केवल तब ही होगा जब आपकी रॉड जो है वो दोनों एंड्स पर फिक्स्ड होगी। अगर एक भी एंड पर फ्री हुई तो फिर आपकी रॉड इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, उसके अंदर किसी तरीके का कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। सो इफ रॉड इज नॉट फिक्स्ड एट एनी ऑफ द वन एंड, नो थर्मल स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस्ड। ये चीज ध्यान रखना। वैसे जो थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा टाइम्स डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी। जो थर्मल स्ट्रेस होगा दैट इज नथिंग बट यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय थर्मल स्ट्रेन, यानी कि y टाइम्स अल्फा टाइम्स डेल्टा टी हो जाएगी। और जो थर्मल रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो हो जाएगा थर्मल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, मतलब y टाइम्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी टाइम्स ए। तो आपको यंग्स मॉडुलस दिया जा सकता है, टेम्परेचर के अंदर चेंज दिया जा सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया जा सकता है, और मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इस पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई रॉड को दोनों एंड्स पर फिक्स कर रखा है और टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो बताओ कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, कितना फोर्स डेवलप होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाएंगे अगर पूछे जाते हैं तो, और आपको लपक के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं अपन, इट इज कॉल्ड बाय मेटालिक स्ट्रिप। बाय मेटालिक स्ट्रिप में क्या होता है कि आप दो अलग अलग मटेरियल्स की बनी हुई एक स्ट्रिप यूज करते हो। अब उनमें से एक मटेरियल का अल्फा कम होता है और एक मटेरियल का अल्फा ज़्यादा होता है। तो शुरुआत में तो दोनों की लेंथ सेम है, बट जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिसका अल्फा कम है वो तो कम एक्सपेंड होगा, और जिसका अल्फा ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा, और दोनों एक दूसरे से चिपके हुए भी हैं। तो आपकी रॉड जो अभी तुम्हें स्ट्रेट नज़र आ रही है वो तुम्हें कर्व की फॉर्म में एक्सपेंड होते हुए नजर आएगी, और हमेशा इस कर्व का जो बाहर वाला हिस्सा है वो उस मटेरियल का होगा जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा है गर्म करने पर। ठंडा करने पर उल्टा हो जाएगा, ठंडा करने पर भी आपका सेम इफेक्ट आपको नजर आएगा। अब की बार भी आपकी रॉड जो स्ट्रेट है वो कर्व्ड हो जाएगी, बट अब की बार बाहर वो वाला हिस्सा होगा जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। नॉर्मली जो बायमेटेलिक स्ट्रिप है इट इज मेड ऑफ स्टील एंड ब्रास। नॉर्मली क्यों? क्योंकि जो ब्रास का टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो स्टील के टेम्परेचर कोफिशिएंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो इधर वाला हिस्सा स्टील का बना हुआ है, इधर वाला हिस्सा ब्रास का बना हुआ है। अभी तुम टेम्परेचर T0 पर बना रहे हो इसको, स्ट्रिप को। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तुम इसको अदर टेम्परेचर T पर लेके जाओगे विच इज ग्रेटर देन T0, तो ये रॉड स्ट्रेट नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी। और कर्व्ड भी कैसे होगी, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा है वो आउटर साइड में होगा। मतलब देखो ये वाला जो ब्रास है वो आउटर साइड में होगा, तो ये अल्फा ऑफ ब्रास जो है इट इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील। ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है स्टील के कंपैरिजन में, इसलिए उसका आर्क जो है वो बड़ा है स्टील के कंपैरिजन में। अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो फिर उल्टा होगा, ठीक है। फिर आपका बाहर वाली साइड पर कौन होगा, स्टील होगा, और अंदर वाली साइड पर कौन होगा, आपका ब्रास होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ब्रास जो है उसका उसके अंदर जो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब उसकी लेंथ ज़्यादा छोटी हो जाएगी इन कंपैरिजन विद स्टील, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो आप टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड सेंसर्स बना सकते हो। अभी आपकी रॉड स्ट्रेट है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कर्व्ड हो जाएगी, और जैसे कर्व्ड हो जाएगी तो ये कॉन्टैक्ट बनाएगी, और उस कॉन्टैक्ट के बनते ही आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा। उसके बेसिस पे आप अलार्म वगैरह जो भी कुछ बजाना चाहते हो बजा सकते हो। तो इस तरीके की एप्लीकेशन से बायोमेटेलिक स्ट्रिप की उसके अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं ऐसी बॉडीज़ की जो कि प्लेन बॉडीज़ हैं, उनके केस में आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा, मतलब एरियल एक्सपेंशन होगा, उनका एरिया इंक्रीज होगा। बट फॉर्चुनेटली जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो एग्जैक्टली सेम है। आपका जो एरिया होगा वो ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल होगा। यहाँ पर बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर आपकी बॉडी आइसोट्रॉपिक है,
आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी डायरेक्शंस के अंदर सेम तरीके से वेरी करती हो। यहाँ पर किस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर किस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट की। तो लेंथ के अलोंग जो लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट है एग्जैक्टली ब्रेड्थ के अलोंग है। तो जितने प्रोपोर्शन में आपकी लेंथ इंक्रीज होगी उतने ही प्रोपोर्शन में आपकी ब्रेड्थ इंक्रीज होगी। तो आइसोट्रॉपिक बॉडीज के लिए तो जो बीटा होगा वो ट्वाइस ऑफ अल्फा के इक्वल हो जाएगा, है ना। बट इन जनरल जो एन आइसोट्रॉपिक बॉडीज होती है उनके लिए बीटा जो होता है वो अल्फा एल प्लस अल्फा बी, ब्रेड्थ के अलोंग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया जाएगा, लेंथ के अलोंग अलग दिया जाएगा, उन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा आपका बीटा। कुछ सिमिलर चीज आप वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए भी कर सकते हो। V इज इक्वल टू वी नॉट टाइम्स 1 प्लस गामा टाइम्स डेल्टा टी। यहाँ पर भी आइसोट्रॉपिक बॉडीज के लिए गामा 3 अल्फा के इक्वल हो जाएगा और एनाइसोट्रॉपिक बॉडीज के लिए गामा अल्फा एल अल्फा बी अल्फा एच के इक्वल हो जाएगा। लेंथ के अलोंग अलग, ब्रेड्थ के अलोंग अलग, हाइट के अलोंग अलग, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइसोट्रॉपिक बॉडीज इज लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। ध्यान रखो, क्योंकि सभी डायमेंशंस के अंदर सेम तरीके का एक्सपेंशन हो रहा है, तो ऐसा लगेगा तुम्हें कि यार आइसोट्रॉपिक बॉडी जब एक्सपेंड होती है टेम्परेचर को बढ़ाने पर, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उसकी फोटो खींच के कोई उस फोटो को क्या कर रहा है, जूम आउट कर रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन दैट बॉडी विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। कोई से भी 2 पॉइंट ले लो तुम, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस तुम्हें इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। इसको कहते हैं अपन फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। अपने मोबाइल के ऊपर करके देखना कभी अपनी फोटो को एनलार्ज, तो आपके दोनों आंखों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी, दोनों कानों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। करके देखना कभी ट्राई, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। अब ये एक इंटरेस्टिंग केस बनता है यहां पर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर। अब जब कंटेनर के अंदर तुम लिक्विड को रख के फिर गर्म करोगे तो यहां पर कंटेनर भी एक्सपेंड होगा, लिक्विड भी एक्सपेंड होगा। तो जो एक्सपेंशन तुम्हें नजर आएगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें जो लिक्विड का लेवल है वो बढ़ते हुए नहीं घटते हुए नजर आए। वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर का रूल जो है वो गलत फिट बैठ गया, कि चीजें एक्सपेंड नहीं हो रही, कंप्रेस हो रही है, ठीक है। वहां पर केवल और केवल क्या होगा, वहां पर केवल और केवल आपका कॉम्बिनेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा कि लेवल आपको गिरता हुआ नजर आएगा। तो एग्जैक्टली कब होगा ऐसा वो तुम पता लगा सकते हो। तो देखो यहां पर 3 चीजें अपन डिफाइन करेंगे। अगर अपन रियल एक्सपेंशन की बात करते हैं, रियल एक्सपेंशन का मतलब है कि केवल और केवल हमारा लिक्विड कितना एक्सपेंड हो रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा कि उसके वॉल्यूम के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब जो रियल में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है लिक्विड का वो हो जाएगा गामा रियल मल्टीप्लाइड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। ऐसे अगर अपन केवल कंटेनर के बारे में बात करें तो कंटेनर का जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा कंटेनर के वॉल्यूम के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। अब ओरिजिनल वॉल्यूम कंटेनर और लिक्विड के लिए दोनों के लिए सेम ही है। हाँ, ये चीज अलग होगी, जो चेंज इन वॉल्यूम है ना वो अलग अलग होगा, क्योंकि एक तरफ लिक्विड की बात कर रहे हो एक तरफ सॉलिड की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दोनों का वॉल्यूम अलग अलग प्रोपोर्शंस के अंदर इंक्रीज होगा। तो डेल्टा वी कंटेनर जो होगा वो कितना हो जाएगा गामा ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ओवरऑल जो तुम्हें नजर आएगा वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन होता हुआ वो कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि सर लिक्विड जितना राइज हुआ उसमें से कंटेनर जितना राइज हुआ है उसको अपन माइनस कर देंगे तो हमें ओवरऑल चेंज नजर आ जाएगा। तो हमें जो अपेरेंट चेंज इन वॉल्यूम नजर आ रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम फॉर रियल, मतलब केवल और केवल लिक्विड का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा। दोनों की वैल्यूज रखेंगे तो v और डेल्टा थीटा तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंदर गामा रियल माइनस गामा कंटेनर। तो ये जो चीज है गामा रियल माइनस गामा कंटेनर ये किसकी तरह वर्क कर रही है, ये अपेरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की तरह वर्क कर रही है। तो अपेरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको अपन इस तरीके से डिफाइन करते अगर करते तो इससे कंपेयर करेंगे तो गामा अपेरेंट किसके इक्वल नजर आ रहा है हमें, गामा रियल माइनस गामा कंटेनर। तो यहां पे अलग अलग केसेस बन रहे हैं। अगर मान लो आपका लिक्विड का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है
वो कंटेनर के वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, मतलब लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, कंटेनर कम एक्सपेंड हो रहा है, तो सच में आपको लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा। सच में आपका जो डेल्टा वी अपेरेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, लेवल आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपका गामा रियल इज लेस देन गामा कंटेनर है, लिक्विड कम एक्सपेंड हो रहा है, कंटेनर ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, तो फिर आपको लिक्विड का लेवल गिरता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका डेल्टा वी अपेरेंट जो होगा वो अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा, फॉर्मूला में रख के देख लेना, तो लेवल फॉल्स। और अगर मान लो दोनों इक्वल है बाय कोइंसिडेंस, तो फिर आपका डेल्टा वी अपेरेंट जो है वो जीरो नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों, आपको इन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। अगर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करें, ठीक है, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो यहाँ पर जो कुछ कॉमन मटेरियल है उनका सबका अल्फा मैंने लिस्ट आउट कर रखा है। अब इसको याद नहीं करना, बस एक बार नजरें फेर लेनी है। तुम देखोगे एक तरफ एल्यूमिनियम जैसा मेटल है जिसका अल्फा काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होता है टेम्परेचर को बढ़ाने पर, और एक तरफ लेड जैसा मटेरियल है जिसका अल्फा बहुत कम है। ऐसे अगर अपन वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें तो एक तरफ एल्यूमिनियम है और एक तरफ हमारा एल्कोहल है, ठीक है ना। वाटर को नोटिस करो, वाटर जो है ना उसका जो एक्सपेंशन होता है उसके अंदर एक एनॉमली पाई जाती है, एक गड़बड़ पाई जाती है, उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि तुम्हें ध्यान रखना है, जो कि प्रैक्टिकल फैक्ट है, जस्ट केवल ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, भले वो लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट हो या वॉल्यूम टेम्परेचर कोफिशिएंट हो, ये नॉर्मली हम इसको कांस्टेंट मानते हैं फॉर अ गिवन मटेरियल, बट ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक ग्राफ आपको दे रखा है कॉपर के लिए कि किस तरीके से कॉपर का जो वॉल्यूम कोफिशिएंट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हायर टेम्परेचर पर चले जाओगे तो तुम्हें कांस्टेंट नजर आएगा, बट लोअर टेम्परेचर पर अगर बात करोगे तो ये काफ़ी हद तक तुम्हें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अपन एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर का जो एनॉमलस एक्सपेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना वाटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो चीजें एक्सपेंड होती है, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, यहां पर उल्टा काम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल डिक्रीज इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग, या यूं कह लो डेंसिटी ऑफ वाटर विल इंक्रीज इंस्टीड ऑफ डिक्रीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मजेदार चीज आपको नजर आएगी कि यार इसलिए वाटर जो है उसके अंदर एनॉमली पाई जाती है। और वाटर उन मटेरियल्स में से एक है जिसके सॉलिड फॉर्म का वॉल्यूम जो है या सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी जो है वो लिक्विड फॉर्म के कंपैरिजन में कम होती है। नॉर्मली तो सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना लिक्विड्स के कंपैरिजन में, यहाँ पर उल्टा है। वाटर के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये ग्राफ भी आप ध्यान रख सकते हो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। तो नोटिस करो 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम सबसे कम है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, दैट्स वाई वी हैव एक्वेटिक लाइफ इन अ फ्रोजन लेक। अब देखो नेचर ने क्यों ऐसा किया, क्यों वाटर के अंदर इस तरीके की एनॉमली उसने मतलब नेचर ने डिजाइन करी या क्रिएटर ने डिजाइन करी, वॉट एवर दैट क्रिएटर में बी, राइट, ताकि पानी के अंदर इतने सारे जो जीव जंतु रहते हैं वो जिंदा रह सके। तुमने अभी अभी नोटिस किया कि पानी के लिए जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी अभी भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब आपका टेम्परेचर गिरता चला जाएगा तो जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ना, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर आपकी डेंसिटी मैक्सिमम है तो आपका हैवीएस्ट होगा वाटर, और हैवीएस्ट होगा तो वो अपने आप ही कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और नीचे का जो हल्का पानी है वो ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से रोटेशन चलता चलेगा। जैसे ही ऊपर वाले पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसा करते 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 आप देखोगे कि आपके बर्फ बनने का जो काम है वो केवल और केवल ऊपर के कुछ हिस्से में होगा। नीचे का जो मैक्सिमम हिस्सा है उसमें वाटर का टेम्परेचर अभी भी कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो तुम्हें भले ही लेक जो है वो बाहर से फ्रोजन नजर आती हो, बट डेप्थ में जो वाटर है वो अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस पर है और लिक्विड फॉर्म के अंदर है, और उसके अंदर आसानी से जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं।
सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये केवल और केवल किस वजह से पॉसिबल हुआ? एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से पॉसिबल हुआ है, ठीक है ना। अगर अपन गैसेस के वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो गैस एक्सपेंड्स मच मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड बाय द सेम अमाउंट। कारण भी सबको पता है, वो गैसेस ऑलरेडी उनके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, तो और भी ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होने लगेंगे, एक्सपैंड होने लगेंगे। बट जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और ये कहाँ से आया? ये आया हमारी आइडियल गैस इक्वेशन से। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा V अपॉन वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा T अपॉन टी के बराबर हो जाएगी। और अल्फा वॉल्यूम जो होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा V अपॉन वी टाइम्स डेल्टा टी। और डेल्टा V अपॉन वी की वैल्यू किसके इक्वल है? या डेल्टा V अपॉन वी टाइम्स डेल्टा टी की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 अपॉन टी के इक्वल है। तो एग्जैक्टली गैसेस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो टेम्परेचर के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिक्रीजेस। ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बताता नहीं है नॉर्मली ये सब चीज़ें, ये एनसीईआरटी की गहराई के अंदर छुपी हुई बातें हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिरेकल सीरीज़ के वीडियोस देखने के बाद में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि यार एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों? मेरी नज़रों में, पता नहीं सब तो नहीं बोलते, मेरी नज़रों में उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है फिजिक्स के अंदर, बहुत अच्छे से लिखी हुई बुक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द फिगर बिलो शोज 4 आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक बॉडीज के लिए जो एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट के इक्विवेलेंट होता है। पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। स्टूडेंट प्रेडिक्ट्स दैट ऑन हीटिंग द सॉलिड फॉलोइंग थिंग्स कैन हैपन। तो हमें बताना है कि कौन सी ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है। तो हमें तो बस केवल एक फंडा ध्यान रखना है कि हमें बॉडीज का फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट करना है। तो जब अपन इसको फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, बट एंगल आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना। जैसे मान लो तुम इसको बढ़ा देते हो ऐसे और ऐसे कर देते हो तो भी आपका एंगल कितना रहेगा? अल्फा रहेगा। अभी भी एंगल कितना था आपका? अल्फा है। तो द एंगल अल्फा इन फिगर 1 विल नॉट चेंज, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। द लेंथ ऑफ लाइन इन फिगर विल डिक्रीज। तो लाइन का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। हमारे रूल के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बढ़नी चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ लाइन बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे कह रहा है डिक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। द रेडियस ऑफ इनर होल विल डिक्रीज, सेम चीज, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़नी चाहिए हमारे रूल के अकॉर्डिंग, ये कह रहा है डिक्रीज हो जानी चाहिए, मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगा। द डिस्टेंस ए बी विल इंक्रीज, हाँ ए और बी दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होनी चाहिए, इसने भी कहा इंक्रीज होने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। तो टी एफ एफ टी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टील टेप गिव्स करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। A piece of wood is being measured with the steel tape at 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्टील टेप है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर करेक्ट मेजरमेंट देती है, लेकिन तुम यहाँ पे मेजर कौन से वाले टेम्परेचर पर कर रहे हो? 0 डिग्री सेल्सियस पर, कम टेम्परेचर पर। तो कम टेम्परेचर पर चले गए तो तुम्हारी स्टील टेप जो है वो श्रिंक हो जाएगी। द रीडिंग इज 25 सेंटीमीटर ऑन द टेप। तो अगर तुम श्रिंक्ड टेप से 25 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो, देन द रियल लेंथ ऑफ द गिवन पीस ऑफ वुड विल बी। तो ऐसा लेके चलो कि जैसे तुम्हारी ये स्टील टेप है, ठीक है ना, और इसके इस मार्क और इस मार्क, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसके ऊपर जो मार्किंग हो रखी है उसके हिसाब से 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है तुम्हारी, द रीडिंग इज 25 सेंटीमीटर। तो ये तो बात कर रहे हो तुम किस पे? 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कर रहे हो। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? ये श्रिंक हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वाला मार्क और ये वाला मार्क, इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ रहेगा? 10 सेंटीमीटर रखा है। तो 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? तुमने एक और चीज यहां पर रख दी, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई, और फिर तुमने इसका आधा यहां पर रख दिया, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। दैट्स हाउ यू हैव मेजर्ड 25 सेंटीमीटर।
बट जब तुम इससे कंपेयर करोगे, तो इससे जब तुम कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके देखो, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगी, यहां तक 10, ठीक है। तो यहां पर मैं मार्क कर लेता हूं, इस पॉइंट तक 10 आ रहा है, फिर उसके बाद में दोबारा से मैं मार्क करता हूं, ठीक है। तो एक और यहां पे 10 सेंटीमीटर रखो इस तरीके से, तो ये वाली जो डिस्टेंस है असल में कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो यही चीज तुम्हें बतानी थी। द रीडिंग इज 25 सेंटीमीटर ऑन द टेप। जब टेप श्रिंक हो गई तो वो जिस लेंथ को 25 सेंटीमीटर बता रही है, रियल में जो उसकी लेंथ है वो पक्का 25 सेंटीमीटर से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियरली यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाना। देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे क्लॉक्स का स्लो होना, ठीक है ना, टेप का श्रिंक हो जाना, ऐसे क्वेश्चंस में जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे ना तब तक आपको मजा नहीं आएगा। मतलब समझ में तो आ जाएगा बट मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फील अगर लेनी है तो खुद से थोड़ा सा इनको करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू रॉड्स ऑफ लेंथ L and 2L having coefficient of linear expansion alpha and 2 alpha respectively are connected so that total length becomes 3L, the average coefficient of linear expansion of the composite rod will be। तो मैंने बताया था अल्फा इक्विवेलेंट जो होता है L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। अब L1 हमें कितना दे रखा है, L, कोफिशिएंट कितना दे रखा है, अल्फा। L2 कितना दे रखा है, 2L, कोफिशिएंट कितना दे रखा है, ट्वाइस ऑफ अल्फा, L प्लस 2L। तो ये हो जाएगा L अल्फा 4L अल्फा मतलब 5L अल्फा डिवाइडेड बाय 3L, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो 5 अल्फा डिवाइडेड बाय 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। एन आयरन बार जिसका यंग्स मॉडुलस आपको दे दिया गया है y इज इक्वल टू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दे दिया गया है 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन भी बोल सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर दोनों में ही सेम रहता है। 1 मीटर लॉन्ग, तो इसकी जो लेंथ है वो आपको कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको 10⁻³ मीटर स्क्वायर, सारी चीजें दे दी। इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी कितना दे रखा है हमें, 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, विदाउट बीइंग अलाउड टू बैंड एंड एक्सपेंड, मतलब फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, थर्मल फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो वो कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा वो आपसे पूछा गया। तो मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो y का मतलब हो गया 10⁻11, अल्फा का मतलब हो गया 10⁻⁻6, डेल्टा थीटा या डेल्टा t जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 100, जिसको अपन लिख सकते हैं 10⁻², और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा आपका 10⁻⁻3। तो टोटल पावर हो गई पॉजिटिव में 13, नेगेटिव में 9, 13 - 9 करेंगे तो 4 बचेगा, 10⁻⁴ न्यूटन, मतलब 10,000 10,000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। If the rod is heated from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius, find the longitudinal strain developed। ठीक है, अब यहां पे एक चीज नोटिस करना, आप लोग नोटिस करना, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी रॉड फिक्स्ड नहीं है, जैसे यहां पर केवल और केवल वो एक फ्लोर के ऊपर रखी हुई है, वो दोनों एंड्स पर फिक्स्ड नहीं है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी नेचुरल लेंथ जो है वो भी बढ़ जाएगी, उसको कोई रोक नहीं रहा। इसका मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का स्ट्रेन, किसी प्रकार का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 0 होगा। अगर कोई पूछता लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा, वो भी 0 होगा। कोई पूछता कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, वो भी 0 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अब यहां तक पूरा देखने के बाद में पसंद आई है ना क्लास, तो फिर इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी कुछ आपको लगे कि किसी की ये मदद कर सकती है, उनके साथ में इन वीडियोस को शेयर करना। मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।